ओके, एक और पेपर देखते हैं जिसके अंदर हम 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑलमोस्ट पैटर्न वही रहेगा। देखिए जैसे मैंने बोला एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज पैटर्न यही रहेगा कि फर्स्ट दो चैप्टर से 3 मार्कर, फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से 3 एंड 4 से भी 3 क्वेश्चन, और उसके बाद 3 क्वेश्चन के अराउंड कैलकुलस से, और 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और 5 क्वेश्चन के अराउंड वेक्टर थ्योरी से। ये रहेगा, यानी वेक्टर थ्योरी से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। ठीक है, तो 6 मार्कर भी आ सकते हैं। अगर 6 मार्कर आएगा तो फिर आगे 2 नंबर में चेंज हो जाएगा, बट एक्सपेक्टेशन यही रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया, किससे आया? इनवर्स ट्रिको से, यानी यूनिट 1 से। तो हम tan इनवर्स ऑफ tan 15 पाई बाई 4 को कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होता है जब उसकी प्रिंसिपल रेंज में होता है, यानी ये एंगल पाई बाई -π/2 से π/2 में आना चाहिए। तो हम 15 पाई को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको मैं यहीं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमने पहले क्या किया, इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ tan 15 पाई बाई 4 है। तो 15 को ना ऐसे लिख देते हैं 16 पाई माइनस पाई। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ट्यूटोरियल देखे हो आपने मेरे, तो मैंने बताया था जो नीचे नंबर होता है ना उसका मल्टीपल ऊपर बना देते हैं। तो 4 का मल्टीपल 16 नियर बाय बन रहा है। तो अब इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब tan 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया 0 से 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, और 4 पाई से जब माइनस करेंगे तो हम पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यानी -tan पाई बाई 4 हो जाएगा। और हमें पता है कि tan की इन्वर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4। अब क्योंकि tan पाई बाई 4 -π/2 से π/2 है, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ π/4 आ जाएगा, और बाहर माइनस बैठा है, इसलिए इसका आंसर आएगा -π/4। 1 मार्क का क्वेश्चन है, -π/4। अगला क्वेश्चन कि क्या ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है? ये क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, बट ये ट्रांजिटिव है, इट इज़ ट्रांजिटिव। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्योंकि 1 2 आ रहा है तो 2 3 नहीं आएगा। ये मेरे पेपर जो है डायरेक्टली नेट पे अवेलेबल है, उनसे लिए, तो कई बार टीचर्स खुद गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शो दैट इट इज ट्रांजिटिव, या फिर आ सकता है कि चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 इज देयर बट 2 वाई इज नॉट देयर, कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर नहीं है, तो इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे। ये एक रिलेशन है जिसके अंदर एक ही कंडीशन दी है कि a लेस देन 5 प्राइम नंबर है। 5 से छोटे प्राइम नंबर तो 2 और 3 होते हैं। तो जैसे ही हम a को 2 पुट करेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा 2, 2 का क्यूब यानी 8, और 3 पुट करेंगे तो आएगा 3, 3 का क्यूब यानी 27। यही 2 नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा रेंज ऑफ आर बताओ, तो रेंज ऑफ आर मतलब y की वैल्यू बताओ। तो कहेंगे इसकी रेंज आ जाएगी 8, 27। तो ये 1 मार्क के 3 क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर से हैं, यानी फर्स्ट यूनिट से है, राइट। अब बात करते हैं अगले की कि यहाँ पे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो शो करना है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक करते हैं जब। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ये पेपर भी ना थोड़ा करेक्टली प्रिपेयर नहीं है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ वाला नहीं आ सकता, क्योंकि 1 मार्कर का मतलब है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी पेपर गलत बना हुआ है, ठीक है। तो बट सीबीएसई सैम्पल पेपर ऐसा नहीं होगा, बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं होगा, और जो आपको दिल्ली बोर्ड आएगा, क्योंकि वो भी प्रॉपर टीचर, अच्छे टीचर जो हैं वेल क्वालिफाइड बनाते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर को, हालांकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये पेपर करेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा पेपर नहीं माना जाता, क्योंकि 1 मार्क में कभी भी शो दैट हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी कहाँ रही फिर, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे, हमें ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने पी मान लिया। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें शो करना है कि इसका ट्रांसपोज नेगेटिव पी आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका ना ट्रांसपोज ले लिया पूरी इक्वेशन का, इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लिया। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन का ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरह से, माइनस इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है, रिवर्स होता है। पहले बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, माइनस यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, और फिर बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो बी आ जाता है, ये ए ट्रांसपोज एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हो गया आपके पास ए माइनस
बी ट्रांसपोज। तो हम क्या देख रहे हैं कि माइनस कॉमन लेने पे ये आ रहा है बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज। तो वापस माइनस पी बन गया। तो यस, पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक है कि ये भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपने आप आएगा क्योंकि हमने इसका यूज़ ही नहीं किया। तो एक और मिस्टेक होगी। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है, 1 नंबर का नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स निकालना तो बहुत ईजी है, हम इस मैट्रिक्स को उधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो एक्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 - 4 - 1 -6 - 12, उसके बाद 5 + 3 8 और -8 - 7 -15। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि पी ऑफ ए बाई बी निकालना, और ए बाई बी का तो सीधा फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 4/13 अपॉन पी ऑफ बी यानी 9/13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/9। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। अब आपको कैलकुलस का क्वेश्चन दिया है कि वाई दिया सेक tan इनवर्स ऑफ दिस, आपको इसको सॉल्व करना। तो फिर से इसके 2 तरीके हो सकते हैं बेटा। इसके 2 तरीके से क्या है कि या तो इनवर्स हटा दो, कैसे, सेक को लिख दो 1 + tan² थीटा अंडर रूट में, 1 + tan² थीटा अंडर रूट में, और थीटा tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो जब हम इसमें स्क्वायर्स को कॉमन रख देंगे, ऐसे कॉमन हटा देते हैं यहाँ पे, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 + x²। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और फिर 1 + x² का डेरिवेटिव 2x। ये हमारा डेरिवेटिव हो सकता है। और अगर आपको ये स्ट्राइक ना करे कि भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ना सीधा ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दो कि वाई हमें दे रखा था सेक tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा tan थीटा। तो आ जाएगा सेक थीटा tan थीटा इंटू, फिर हम चेन रूल जब लगाते हैं tan थीटा में, ये पूरा tan इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। और फिर हम इसके एंगल का यानी tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो होता है 1 + x1/1 + x²। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इसको हम कट करके x भी लिख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की भी। ठीक है, ये देखते हैं इसकी वैल्यू पूछी है। तो जब आप इसको एक बार डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास आ जाएगा dx/dt। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx/dt -a sin nt इंटू n, और ये आ जाएगा -b cos t। ठीक है, यहाँ भी एक मिसप्रिंट है, ये एन टी होगा। चलो छोड़ो, ये हो गया। अब फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -na cos nt इंटू n, और माइनस प्लस हो जाएगा b sin t हो जाएगा। अगर वहाँ n नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। log x बाई पार्ट्स कर सकते हैं अगर आपको याद हो। और अगर ये वाला क्वेश्चन ये है tan की पावर 6, तो tan की पावर 6 फिर से 1 मार्कर तो बन नहीं सकता, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। tan की पावर 6 आ गया क्वेश्चन ये। तो tan की पावर 6 को हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं tan की पावर 4x इंटू tan² x, और tan² को लिख देते हैं sec² x - 1। ठीक है, ये मैंने स्पेशल टाइप में कराया हुआ आपको। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan की पावर 4x sec² x माइनस tan 4x। tan 4x को फिर से लिख सकते हैं tan² x इंटू tan² x, और tan² को लिख देंगे sec² x - 1। तो फिर से ही क्वेश्चन बन जाएगा हमारा tan 4x sec² x माइनस tan² x sec² x माइनस माइनस प्लस tan² x, और tan² को फिर से लिख देंगे sec² x - 1। ठीक है ना, ये मैंने इवन पावर ऑफ tan x कराया होगा आपको। अब यहाँ देखो tan x का डेरिवेटिव sec² x है तो होता है, तो tan x को अगर मैं p पुट करूँगा तो ये dp बन रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा p की पावर 4, यानी p का इंटीग्रेशन p की पावर 5/5, तो tan की पावर 5/5। यहाँ पे इसको सेम, इसको p पुट किया tan x को, तो sec² x डेरिवेटिव आ गया, यानी p² का इंटीग्रेशन p³ 3 यानी tan³ 3। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें इतने स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क में आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, और sec² - 1 का इंटीग्रेशन tan x - 1 x हो जाएगा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का नहीं है। अब एक बार देखते हैं इसके साथ और में दिया हुआ है log x का इंटीग्रेशन। हाँ, ये फिर भी बन सकता है। log x का इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड, और रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। अब इंटीग्रेट करने के बाद ना यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी थी 1 to e है, शायद 1 to e है, तो 1 to e पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे e तो ये आ जाएगा e log e माइनस e, और फिर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा log 1 माइनस 1। अब log e तो 1 होता है तो e से e कट जाएगा, log 1 0 होता है तो हमारा आंसर सिर्फ आ जाएगा 1, क्योंकि ये भी 0 हो गया तो हमारा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं ये नंबर 1 क्वेश्चन। 8th हो गया क्लियर। एक और देखते हैं, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो क्लियरली दिख रहा है ये आपको ना सेपरेटिंग द वेरिएबल बेटा, है ना, क्योंकि डी वाई के साथ वाई चला जाएगा और डी एक्स के साथ 1/x हो गया। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेट होते ही, तो ये हो जाएगा log y, है ना, log y, और इधर हो जाएगा log x प्लस सी। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको log c लिख देंगे तब इजी हो जाएगा, तो वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके 10th क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इसका आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद भी रखनी है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रूव करी हमने ये। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सॉल्व करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना कॉमन ले लिया। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये कॉमन आ गया और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट 1 हो गया। तो यानी ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है, आपको एंगल दे रखे हैं, डायरेक्शन को साइन पूछे हैं, तो डीसी क्या होता है, कॉस ऑफ दिस एंगल। तो ये हो जाएगा कॉस π/2 यानी 0, कॉस 3π/4 यानी कॉस 135 डिग्री, कॉस 180 में से 45 माइनस करेंगे माइनस 1/√2 हो जाएगा, और कॉस π/4 1/√2 होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब पी ऑफ ए वाई भी पूछा है और ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें पता है जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो इनमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और पी ऑफ ए वाई भी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जब जी की वैल्यू पुट करोगे 0 तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब किसके स्टार्ट होंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे वेक्टर 3D के। पहला क्वेश्चन है आपको कि इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो वेक्टर होगा वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तो हम पहले उसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं ताकि उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए। अब क्योंकि हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 चाहिए तो इंटू 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं 3। तो ये हमारा जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और वो एक ही डायरेक्शन में, सॉरी ये माइनस j है। तो इसको मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है बेटा, ये मॉडिफाई कर लेते हैं। ये है हमारे पास i माइनस जे कैप प्लस k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3। तो √3 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फटाफट करते हैं, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 1 मार्क में। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, इनके बीच में एंगल निकालना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है कि अगर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है बेटा तो इसका मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि भी इसका अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब होता है उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। अब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो, तो जब ए डॉट ए करोगे तो आ जाएगा ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यह आ जाएगा बी डॉट ए, अगला आ जाएगा ए डॉट बी, फिर आएगा बी डॉट बी जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कह सकते हैं। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होते हैं, तो हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 ए डॉट बी, फिर उसको ए डॉट बी को खोल देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ दिया हुआ है ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो यानी इनका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब कॉस थीटा 1/2 होता है 60 पे,
तो -1/2 कब हो जाएगा, पाई माइनस 60 पे, पाई माइनस पाई बाय 3 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π/3। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13। ओके, 13 क्वेश्चन है कि इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है इस पे। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जिन दो वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है, और ऑन जिस पे लिखा होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। अगर ऑन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, अगर ऑन ए है तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ith कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 + 6, उसके बाद kth कंपोनेंट को k से करेंगे 12 अपॉन b का मैग्नीट्यूड तो 4, 36 और 9। तो ये आ गया बेटा 20 - 12 8, और नीचे आ रहा है 7, तो प्रोजेक्शन आ गई 8/7। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 14 क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। देखिए, अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स दी हुई हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, अगर हमें ए और बी साइड दी हो। तो पहले हम क्या करते हैं, a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट की हेल्प से। ये आ जाएगा i कैप, ये आ जाएगा j कैप, ये आ जाएगा k कैप। फिर आएंगे a वेक्टर के कंपोनेंट, वो है हमारे पास 2, j है नहीं इसलिए 0 और k - 3। फिर आएगा b वेक्टर के कंपोनेंट जो है 0 क्योंकि i नहीं है, 4 0 4 और 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 0 + 12 12i कैप हो जाएगा, फिर -j क्योंकि j कंपोनेंट नेगेटिव होता है तो 4 आ जाएगा सिर्फ, और k कंपोनेंट देख रहे हैं तो 8 आ रहा है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, √ में ith कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 144, फिर 16 और 64। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा समवेयर 144 और 80 हो रहा है, तो 4 2 और 1 तो 224 हो रहा है। तो हम लिख देंगे 224 हमारा आंसर होगा। इसको मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई कर लो, 224 के फैक्टर बना लेते हैं। 4 5 20, 2 गया 6 पे, फिर 4 जा रहा है 14 पे, तो ये बन रहा है 4√14 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, 14 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है डीसी बताओ। तो बहुत इजी होता है, पहले हम क्या करते हैं, जब ऐसा कोई वेक्टर दिया होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो बता देते हैं। डायरेक्शन रेशियो है -2 1 और -5, और डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट में 4 1 और 25 यानी √30, तो -2/√30 1/√30 और -5/√30। तो ये हमारा डीसी हो गया। तो देखिए ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया वेक्टर 3D का। लास्ट क्वेश्चन कि अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो प्रूव करो 2a + b b पे परपेंडिकुलर होगा। तो करते हैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट। हमें दिया हुआ है कि a + b का मैग्नीट्यूड a के इक्वल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है ना तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, और यहाँ पे भी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। अब जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा, a.a यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a.b और 2b.a 2a.b प्लस b.b b.b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो, ये पार्ट तो कट रहा है, तो हमारे पास क्या रह गया 2a.b, और b मैग्नीट्यूड किसको ना मैं b.b ही रहने देता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि b.b ना कॉमन आ रहा है, तो .b कॉमन ले लेता हूँ। अब हमें पता है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम कह देंगे यस 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो ये फिर से मेरी बात समझ गया कि ये पेपर तो मैंने नेट से लिया था, ठीक है, नेट पे जैसे अवेलेबल है, KVS के पेपर जो है ये KVS का पेपर है, तो वहाँ से लिया। बट ये भी गलती है, क्यों गलती है बेटा,
क्योंकि 1 मार्कर के अंदर लॉजिकली देखा जाए तो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये 2 मार्कर बन सकता है, 1 मार्कर नहीं बन सकता। 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव है तो और भी इजी होंगे, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने हम कॉन्फिडेंट होते रहेंगे। तो ऐसे जितने भी पेपर मिले सबके क्वेश्चन फटाफट ट्राई करिए और देखिए आप उसके बाद जब आप 5 से 6 पेपर कर लेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको पता होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो 1 मार्कर यानी सेक्शन ए को पक्का करेंगे। 16 मार्कर एक दो क्वेश्चन जल्दी हम 1-2 दिन में मतलब कल का दिन, परसों तो पेपर ही है, बट प्री बोर्ड के लिए तो ठीक है, बोर्ड के लिए भी हम और पेपर अपलोड करते रहेंगे, बट कल मैं ट्राई करूँगा कि कल 1-2 पेपर और डिस्कस कर सकूँ आपसे। ठीक है मैडम, थैंक यू।